हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं जीएस पेपर 1 का पेपर एनालिसिस करने वाली हूँ। इसके आंसर्स को मैं बताऊंगी। तो एक्चुअली इसके जो आंसर्स है वो आए नहीं है अभी तक साइट पर, तो मैंने जो टिक किए थे वो आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है वो आपको बताऊंगी मैं। और एलिमिनेशन मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ पेपर को सॉल्व करने के लिए वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। सो पेपर के मैं लास्ट वाले से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो लास्ट वाला जो है मैंने इसको नहीं किया था, मुझे याद नहीं था कि मैंने क्या किया है इसको। एलियार इडुक्की मेटूर पनाम्बिकुलम, तो मुझे इसका भी नहीं पता था, लेकिन मुझे मेटूर पता था। मेटूर क्या है? एक डैम है। तो ये रिलेटेड किससे होगा? वाटर रिजर्वायर से। ओके। सो COP21 की बात करते हैं तो ई अमृत वेब पोर्टल की बात करते हैं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ मुझे COP26 का आइडिया था। ये इसमें ना यूके ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था हर चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। सो मैंने इसको यूके टिक किया था, इसका आंसर भी यूके है। ठीक है। उस टाइम पे क्या बोलते हैं, सॉरी, उस टाइम पे अफ्रीकन चीता जो है ये था कि कूना नेशनल पार्क में लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो मैंने इसको कूना टिक किया था, कूना। तो ये सारे जो भी है नेशनल पार्क्स, ये इसमें चीता ही है, लेकिन अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये किसमें? कूना में। एक्चुअली मेरे को कोल्ड हो रखा है, तो आपको वॉइस थोड़ी सी मॉड्यूल होके दिखेगी। ठीक है। सो 116 मैंने नहीं किया था, मुझे आइडिया नहीं है इसका। ठीक है। यदि हम 115 की बात करते हैं तो हमको पता है एलोन मस्क की टेस्ला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। टेस्ला टिम कुक की भी नहीं हुई, फिर तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ? सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पॉलीमर चेन रिएक्शन, सो हमें पता है कि कोरोना के टाइम पे RT-PCR करवाया था हमने। तो RT-PCR हमने किसी में देखा था? डिजीज को डायग्नोस करने में। तो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इसका आंसर होगा। तो ये आपको यूनेस्को की लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐड हुई है, न्यू ऐड जो हुई है वो आपको देखनी है, और कौन कौन सी पहले थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो 64 योगिनी बहुत पहले ही ऐड हो चुकी थी यूनेस्को में, तो ये मुझे पता था। लेकिन मैं सी और डी में कंफ्यूज थी, तो मैंने इसको टिक नहीं किया था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? रमप्पा टेम्पल न्यू वारंगल। तो मुझे बाद में आके पता चला था कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो यदि किसी को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता है तो वैसे आपको सारे ग्रुप्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप G20 देख सकते हैं, G7 आपको पता होना चाहिए, RCEP भी पता होना चाहिए। जो इंडिया जिसका पार्ट है, जिसका पार्ट इंडिया नहीं है, था पहले, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो RCEP जो भी है वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील है, लेकिन इंडिया ने इससे विड्रॉल कर दिया। पहले RCEP का मेंबर था, लेकिन फ्री ट्रेड डील में इंडिया को कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाँ RCEP में इंडिया को प्रॉब्लम थी, इसलिए इंडिया ने इससे विड्रॉल कर लिया था। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। आपको सारे ग्रुप्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो एक बार आप सारे ग्रुप्स देख लेना। पेगासुस की बात करें तो पेगासुस एक स्पाईवेयर है। ठीक है। सो उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं जो कि हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं। ठीक है। वन पंचायत मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड होगा। एक बार आप देख सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जितने भी रिवॉल्यूशन है हमारे, वो आपको एक बार देखने हैं। जैसे हमको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। फिशरीज ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो आपको एक बार देखना है कि कौन कौन से सीरियल्स और ये कौन कौन से रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, आपको ये वाली देखनी है। ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या होता है? वाइट एग से रिलेटेड होते हैं, तो ये आपको देखना है। हम पॉलिटी पर आते हैं। हम यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब अराउंड 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किससे रिलेटेड? करंट अफेयर से रिलेटेड। पॉलिटी में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि कब इसको कमेंस किया गया था। तो कमेंस की डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको यदि फोर्स में लाने की बात की जाती है कि कब फोर्स में आया था, तब आएगा इसका आंसर 26 जनवरी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और ये जो इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, मैं उसकी वीडियोस एक बार बना दूंगी। मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो बनाना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी वीडियो बना दूंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट से बाहर हो चुका है। अब ये एक नॉर्मल आर्टिकल में आ चुका है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42 एंड 44। ये देखना है कि इसमें से किस किस में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना ही देखना है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका आंसर होगा 42। एक कमेटी थी, स्वर्ण
स्वर्ण नाम से थी कोई कमेटी, मुझे नाम याद नहीं है, स्वर्ण कमेटी बोल सकते हैं इसको। तो इन्होंने 42 अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हैबिस कॉर्पस। तो आपने दृश्यम मूवी तो देखी होगी सबने, तो हबिस कॉर्पस का यूज़ वहाँ पर हुआ है जब तो इस हबिस कॉर्पस में ये है कि कोई भी इलीगली आपको किसमें आपको अरेस्ट नहीं कर सकता या इम्प्रीजन नहीं कर सकता यदि आपने कोई कुछ एक्ट नहीं किया है तो, ठीक है। सो इसका आंसर है कि नॉट एप्लीकेबल टू ए रिट ऑफ हबिस कॉर्पस। सो हबिस कॉर्पस में कौन ऐड नहीं होता, तो ये सब इसके ABC तीनों ठीक है। डी इसका आंसर होगा, क्योंकि यदि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो आपको इम्प्रीजन, मतलब आपको इम्प्रीजन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। एक बार फिर भी आप सारे आंसर चेक करते रहना जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती। ये मैंने टिक किए थे, वो मैं बता रही हूँ आपको। सो पॉवर्टी एलिवेशन इज नॉट ए पार्ट। तो हम देखने वाले कौन से प्रोग्राम है जो पॉवर्टी एलिवेशन में नहीं आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो BPL के जो लोग हैं उनको हेल्थ प्रोटेक्शन देने के लिए है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो NRLM, जो भी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, NRDM, इन सब के अंदर आती है, तो ये भी है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो पॉवर्टी एलिवेशन में आएगा ही आएगा। तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम मैंने इसको टिक किया था, पॉवर्टी एलिवेशन का पार्ट नहीं है, तो एक बार आप देख लेना इसको भी, ठीक है। मैंने इसको ये टिक किया था। तो SR बोमई केस की बात करते हैं तो ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ केसेस हैं जो इंपॉर्टेंटली किसी ना किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो SR बोमई केस है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन स्टेट्स की बात करता है, ठीक है। ये मैंने इसको टिक नहीं किया था, मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो बिल्कुल ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो मैंने इसको टिक नहीं किया था, ठीक है। यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर किस में आता है, केशवानंदा भारती केस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, वो उससे रिलेटेड केस कौन सा है, केशवानंदा भारती केस, ठीक है। तो आपको इंडियन पॉलिटी में ये भी याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, हमने कहीं ना कहीं अदर कंट्री से अडॉप्ट किया है। जो भीमराव अम्बेडकर थे ना, उन्होंने अदर कंट्री से भी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो हमारी ब्रिटिश का रूल था तो काफ़ी चीज़ें हमने ब्रिटिश से ही ली है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने ब्रिटिश से नहीं ली, जैसे DPSP की बात हो गई, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने रशिया से लिया है, जिसको हम USSR भी बोलते हैं। फंडामेंटल राइट हमने लिया है शायद US से, एक बार आप देख लेना। DPSP हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, DPSP, ठीक है। यदि आपको पता है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है। तो यदि किसी ने मेरी आर्टिकल वाली वीडियोस देखी है तो पता होगा कि आर्टिकल 324 रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको कुछ ना कुछ आर्टिकल मिला हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ये जो CVC हो गया, CIC हो गया, ये जो ह्यूमन राइट वाली कमीशन हो गई, ये सब हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनके कोई आर्टिकल्स ही नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्टली इसका तो आंसर तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे यदि लोगों को पता है तो। आर्टिकल 324 नहीं भी पता है तो भी इसका आंसर यही होगा, डी। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ आर्टिकल 42 और 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो 4A में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसको हमने ऐड किया था किससे, 42 में। देखो वापस से सेम ही क्वेश्चन आ गया है, तो नहीं सॉरी, क्वेश्चन दूसरा है। तो 44 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड टू द वर्ड सेक्युलर टू द प्रेम्बल। प्रेम्बल में 2 या 3 वर्ड्स ऐड किए हैं और वो ऐड हुए हैं 42 अमेंडमेंट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2-3 वर्ड ऐड हुए हैं, जैसे सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है, सोवर्न वर्ड ऐड हुआ है शायद, है ना, और एक इंटीग्रिटी ऐसा कुछ वर्ड ऐड हुआ है। तो ये दोनों वर्ड 42 उसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A ओनली, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट जब रिजाइन करेगा तो वो किसको अपना डेजिग्नेशन देगा। तो क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन है तो वो अपने नीचे वाले को ही क्या देगा, अपना डेजिग्नेशन देगा। तो उसके नीचे कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यदि वो नीचे वाली पोस्ट पर है तो वो अपना डेजिग्नेशन टॉप को देगा, ठीक है। और यदि कोई टॉप पर है तो वो अपना डेजिग्नेशन नीचे वाली पोस्ट को देगा। तो एक क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड आया था, तो मैं पढ़कर गई थी, तो मुझे पता था संजीवनी। तो संजीवनी मतलब जैसे संजीवनी बूटी देते हैं ना, तो डॉक्टर से रिलेटेड है, तो ये मुझे पता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री होगी। तो आपको जितने भी प्रोग्राम्स है ना उनकी मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उस प्रोग्राम्स में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो भी टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई किसी को किसी स्कीम किसी प्रोग्राम में पैसे दिए जा रहे हैं, किसी को बेनिफिशियरी को उसके पैसे आपको पता होने चाहिए, वो मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है।
यदि हम ई संजीवनी पोर्टल की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री तो हमें बिल्कुल ठीक है, तो डो स्टेप ऑफ द पेशेंट्स ये वाली चीज सही है, तो फर्स्ट तो सही है, ठीक है। लेकिन ये है वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स फैसिलिटिंग डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीकम्युनिकेशन तो ठीक है, इन डॉक्टर टू डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर टू पेशेंट होना चाहिए, तो मैंने इसका आंसर फर्स्ट किया था। सो यहाँ से हमारी जनरल साइंस स्टार्ट हो जाती है। तो जनरल साइंस के लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 9th-10th की, या फिर यदि आपके पास टाइम नहीं है इतना तो आप इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। 10th जो बुक है उसकी चैप्टर 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार देख लेना, या फिर आप लूसेंट जीके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।